डॉक्टर साहब, इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट बात ये चल रही है कि दोवल साहब सऊदी अरब पहुंच गए हैं। जयशंकर साहब ने मिडल ईस्ट का दौरा किया, लेकिन वो सऊदी अरब नहीं गए। और दोवल साहब सऊदी अरब क्यों गए हैं? क्या पाकिस्तान जो सऊदी अरब के बहुत करीब हो गया है, इसको मैनेज करने गए हैं? और क्या सऊदी अरब और जो नया सिक्योरिटी आर्किटेक्चर मिडल ईस्ट में आ रहा है, उसमें सऊदी अरब की रेलेवेंस बहुत ज्यादा है? किचिमा साहब, मैं वॉशिंगटन डीसी को देख रहा हूँ इस वक्त, और आई एम सिटिंग इन वॉशिंगटन डीसी, और मैं इन्फ्लुएंस देख रहा हूँ डायस्पोरा का, भारत की इकोनॉमी का, उनकी साइंटिफिक अचीवमेंट्स का, उनके कंट्री के अंदर लॉ एंड ऑर्डर का बेहतर होना, चाइना का नीचे जाना। पॉलिसी को जब मैं देखता हूं तो मुझे इंडिया बहुत स्ट्रांग नजर आता है। और वही हुआ जिसका डर था, जो अंसारुल्लाह ने ऐलान किया जी। अंसारुल्लाह ने ऐलान किया है कि हम सऊदी अरेबिया का नेवल ब्लॉकेट कर रहे हैं। फिर जो उनका सबसे बड़ा वेपन जो है भारत का, वो कंप्यूटर के ऊपर उनकी स्किल्स है। भारत का सबसे बड़ा वेपन उनका जो है उनका इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, उनका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, ये सबसे बड़ा वेपन है इंडिया, जिसकी वजह से उन्होंने पूरी दुनिया कांकर की है। जो यमन के हौसी हैं, इन्होंने सऊदी अरब की जो नाकाबंदी है बहरी बाबुल मंदब से, उसका ऐलान कर दिया। यानी सऊदी अरब की जितनी भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट है बाबुल मंदब से, वो बंद कर दी गई है। दुख के साथ कहना चाहूंगा 1.9 बिलियन मुसलमान दुनिया में, मुझे बता दें कौन सा इस्लामिक कंट्री है जिसको कहा जा सके इस्लामिक है? आपका लीडर कौन है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर अपना केस नहीं फलस्तीन का आप ले जा सकते, साउथ अफ्रीका लेकर गया। लो खन्ना का चीखा यहाँ पे अमेरिकन कांग्रेसमैन है फलस्तीन के लिए, लेकिन आप क्यों नहीं बोलते? $5 बहुत स्ट्रॉन्ग है, डॉलर और पाउंड की बहुत ताकत है। अब गोरा पाकिस्तान नहीं जाता, आप उसके पास जाते हैं। साइमल्टेनियस ब्लॉकेट होने जा रहा है, डबल चोक पॉइंट स्क्वीज, ये अरेबियन पेनिनसुला का, उधर स्टॉप और इधर भी स्टॉप, दो जगह पे स्टॉप लग रहा है। हम तो हुसियों से लड़ने पर मजबूर हो जाएंगे ना जी। हमारे पास तो कोई चॉइस नहीं है। मैंने बताया नहीं कि आज तक अब मैं बहसीते पाकिस्तानी, हमें सारा दिन में तीन मिर्गी के दौरे पड़ते हैं। सुबह उठते हैं हम कहते हैं हम अरब हैं, दोपहर को हम गजनवी बन जाते हैं, राती तो ड्रिंक लाके पंजाबी बन जाते हैं, दिन में तीन दौरे पड़ रहे हैं। आइडेंटिटी का पता ही नहीं है कौन। पाकिस्तान ने दिफाई मुआहदा किस मुल्क के साथ किया है आपको पता है? वो कौन सा मुल्क है आप जिसके सारे रास्ते बंद कर दिए गए हैं और जो अब शदीद खतरे में है? और वो मुल्क पाकिस्तान से क्या एक्सपेक्ट करता है ये आपको पता है? और क्या पाकिस्तानी जर्नैल फट्टू बने हुए हैं और अब अपने किए गए वादे पर पूरा उतरने के लिए तैयार नहीं है? तो यमन के जो हौसी हैं, ये अचानक ऐलान कर रहे हैं कि जी 10-12 साल से सऊदी अरब ने हमें एक्सप्लॉइट किया है और हमारा मुहासरा कर रखा है, तो उसके जवाब में हम जो पॉलिसी है आंख के बदले आंख, उस उसूल के तहत सऊदी नाकाबंदी कर रहे हैं, उनकी वेसल्स यहां से नहीं गुजर सकेंगे। तो चल रहा है। मुसीबत तो ये हम कौन है? आपके मुर्शिद अब आपको तालिबान बनाना चाहते हैं। मसला तो ये है। इमरान खान साहब कहते हैं ये सियासत जिहाद है, जिहाद करेंगे। ये हम आए अमर बिन मारूफ पे चले, आए हाथ में तस्बीह पकड़ ली, कहते रियासत मदीना बनानी, और रियासत मदीना वाले भी वहां पे बॉलीवुड बना रहे हैं वहां पे। ये बड़ी दिलचस्प बात है। ईरानियंस कुवैत और बहरीन को तो रोज मार रहे हैं, जॉर्डन को भी मार रहे हैं, लेकिन इजराइल पर उन्होंने एक भी मिसाइल नहीं मारा। हौथीज जो हैं उन्होंने कहा है कि वो सऊदी अरब का एम्बार्गो लगा रहे हैं, मैरीटाइम एम्बार्गो। किचिमा साहब, मैं वॉशिंगटन डीसी को देख रहा हूँ इस वक्त, और आई एम सिटिंग इन वॉशिंगटन डीसी, और मैं इन्फ्लुएंस देख रहा हूँ डायस्पोरा का, भारत की इकोनॉमी का, उनकी साइंटिफिक अचीवमेंट्स का, उनके कंट्री के अंदर लॉ एंड ऑर्डर का बेहतर होना, चाइना का नीचे जाना, और ओबामा की वीक फॉरेन पॉलिसी को जब मैं देखता हूं तो मुझे इंडिया बहुत स्ट्रांग नजर आता है, बहुत स्ट्रांग नजर। और बाकी इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त वॉशिंगटन डीसी के अंदर यहूदी लॉबी के बाद दूसरी स्ट्रांगेस्ट लॉबी, बल्कि मैं ये शायद ये भी कहने में मुबालगा राय नहीं होगी कि हो सकता है कि इंडियन लॉबी इजराइल की लॉबी, यहूदी लॉबी से भी आगे जा चुकी है। इसमें कोई शक नहीं। उसकी वाज़ेह मिसाल सामने नजर आ रही है प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट। फिर जो उनका सबसे बड़ा वेपन जो है भारत का, वो कंप्यूटर के ऊपर उनकी स्किल्स है। भारत का सबसे बड़ा वेपन उनका जो है उनका इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, उनका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, ये सबसे बड़ा वेपन है इंडिया, जिसकी वजह से उन्होंने पूरी दुनिया कांकर की है। एंड आई एम हैप्पी विद इट। मैंने इस पे कहूंगा कि मैं हमेशा ये आपको बता, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि वेयर अमेरिकन्स आर गोइंग एंड वेयर द इंडियंस आर गोइंग। दुनिया के अंदर मुल्क जो है ना, वो एपेटाइट के साथ तरक्की करते हैं। जब जिन कौमों के अंदर तरक्की की एपेटाइट होती है, वो जो ख्वाहिश रखते हैं, वो तरक्कियां करते हैं। जो जिनको ग्रोइंग पेन्स आ जाएं, जो बोर होना शुरू हो जाएं, जो नशों में और वारदातों में लग जाए, उनके हालात कोई नहीं होते। मैं जिस तरह मैंने आपको अर्ज किया था, आप जरा गूगल करके देखें इस वक्त न्यूयॉर्क के हालात, टाइम स्क्वायर पे क्या हो रहा है। 1,57,000 हिस्पैनिक जो है वो सारा दिन पिस्तौल लेकर दुकानों को लूट रहा है सारा दिन, और पुलिस जो है वो हाथ बांध कर खड़ी है। अगर पकड़ती है तो फौरन शाम को उनको बेल दे दी जाती है। लाचार है, मजबूर है। टूरिस्टों ने आना बंद कर दिया इस कंट्री के अंदर। मैं आज आपको यह भी बताना चाहूंगा कि कभी अमेरिका ट्रैवल एडवाइजरी देता था,
फलां मुल्क में न जाओ। मैं देख रहा हूं मुसलसल अब दूसरे ममालिक अमेरिका के बारे में ट्रैवल एडवाइजरी दे रहे हैं, और इन सर्कमस्टांसेस के अंदर अगर आप मुझे ये कहें कि ये भारत को चैलेंज कर लेंगे या दूसरे ममालिक, कतर की क्या मजाल है कि चैलेंज भारत को। जिस तरह मैं बता रहा था कि आज भी मोदी साहब, मैंने आपको कुछ दिन पहले कहा था कि मोदी साहब की एक खासियत ये है कि वो हमेशा इलेक्शन कैंपेन के मोड में रहते हैं। ये दौरा भी उनका इलेक्शन कैंपेन, ये आखिरी दौरा है इलेक्शन से पहले उनका, 7वां दौरा उनका ये यूएई का है, दूसरा दौरा कतर का है, और इसमें भी जाके जब वो मंदिर का इफ्तिताह करेंगे तो उसको क्रेडिट दिया जाएगा, उसका क्रेडिट दिया जाएगा। और जो डायस्पोरा वहां बैठा है, और मैं अंदाजा लगाएं कि 9 मिलियन लोग जो वहां बैठे हैं, उनके साथ अगर 3-3, 4-4 उनके फैमिली मेंबर भी आप लगाएं वोट डालने के लिए, तो कितनी बड़ी पब्लिसिटी है, कितना ज्यादा एयर टाइम है। तो मैं यही कहता हूं हमेशा कि मोदी साहब इज अ मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी, मल्टीटास्किंग। देखिए, लीडरशिप के अंदर एक चीज नहीं होती मेरी नजर में, जो मैं सारी जिंदगी लीडर्स को स्टडी करता रहा हूं, ऑटोबायोग्राफीज पढ़ता रहा हूं, रेगन को पढ़ता रहा हूं, यहाँ पे उनके अंदर टीम सिलेक्शन का भी एक होना चाहिए। जिस तरह मैं कर्ज करना चाहूंगा, डोनाल्ड ट्रंप साहब के पास ये एक आर्ट नहीं था, टीम सिलेक्शन, फिर टीम उसको इकट्ठा करके रखना, उसको, ये बहुत बड़ा आर्ट होता है। फिर उसके बाद ये होता है कि ये सारी चीजें मैं जो देख रहा हूं मोदी साहब के अंदर है, उनको मौजूद, उन्हें पता है, ग्रास रूट से नीचे से ऊपर आए हैं वो, उन्हें पता है हाउ टू कंट्रोल द सिस्टम, और सिस्टम इज अंडर हिज कंट्रोल राइट नाउ। ही हैज अ ह्यूज लिस्ट ऑफ हिज अकम्प्लिशमेंट्स, जिसमें सबसे सारे नाम जो है वो इकोनॉमी और इफेक्टिव डिप्लोमेसी, जिसका आज का जो लफ्ज मैं पहले भूल रहा था, उसमें कहा जाता है विक्ट्री फॉर क्वाइट एंड मैच्योर डिप्लोमेसी। ये आज लफ्ज इस्तेमाल किए जा रहे हैं मीडिया में ये 8 लोगों की रिहाई के हवाले से। तो ये सारी चीजों का देखिए, अगर देखा जाए तो ये मोदी साहब ने ही डॉक्टर जयशंकर को पिक किया था। डॉक्टर जयशंकर इज अ ब्यूरोक्रेट, लेकिन अल्टीमेटली उनकी आपस में अलाइनमेंट मौजूद है, अंडरस्टैंडिंग मौजूद है, टीम वर्क है, तो तभी ये सारी चीजें अकम्प्लिश हो रही है। और दूसरा, मैं समझता हूं कि उनका जो इनकी ये पॉलिसी है कि मेजॉरिटी में से मेजॉरिटी के वोट लेने हैं, मेजॉरिटी पॉपुलेशन इन इंडिया दे आर हिंदूज, और उनका टारगेट है उस पे कि मेजॉरिटी में से मेजॉरिटी के वोट लें, तो हमें कोलिशन की जरूरत ही नहीं है, और इट्स अ वेरी सक्सेसफुल पॉलिसी। डॉक्टर साहब, एक मैं पॉइंट ये बात करना चाहता हूँ, एक वक्त हुआ करता था कि मुसलमान जो थे दूसरे मुल्कों में मसाजिद बनाया करते थे, लेकिन इंडिया इज द बिगेस्ट, सबसे बड़ा हिंदू मुल्क अगर इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन देखा जाए तो वहां पे है। ये जो एक मूवमेंट कह लें, या ये जो इंप्रेशन है, फॉर एग्जांपल मैं देख रहा था कि उधर न्यू जर्सी के अंदर एक बहुत बड़ा मंदिर जो है वो बना रहे हैं, और यही ऑर्गेनाइजेशन है जो इधर बना रही है वही उधर बना रही है, और उसके लिए उन्होंने हजारों, कहते हैं सैकड़ों इंडियंस को लेके गए हैं वहां पे, जो वहां पे वो बना रहे हैं ऑल दैट। ये ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? क्या इंडिया आफ्टर relatively being more economically stable, politically stable, अपना जो religious model है उसको एक्सपोर्ट करना चाह रहा है, या इसको अपनी एज ए वैल्यू ट्रांसफर करना चाहता है, और वेस्टर्न वर्ल्ड को ये कह रहा है कि जैसे आप प्लूरलिज्म की बात करते हो, दूसरे मज़हब को एम्ब्रेस करते हो, हमारी कहानी भी सुनो, हमें भी सुनो, हमारे व्यूज को भी देखो। जैसे फॉर एग्जांपल राम मंदिर की बात हुई तो मॉरिशस, नेपाल, अभी मैं देख रहा था श्रीलंका का जो राजा पक्सा फैमिली का एक बंदा है वो आया हुआ था उधर, उसने विजिट किया है। सो ये जो ड्राइव है कि पहले मुसलमान मसाजिद बनाया करते थे जैसे पाकिस्तान में, ये पूरी के पूरे प्रोजेक्ट्स हुआ करते थे, डू यू थिंक कि ये एक उस तर्ज के ऊपर एक सोच है, दे वांट टू एक्सपोर्ट रिलीजन, हिंदुइज्म अब्रॉड, या आप हाउ वुड यू डिफाइन दिस ये जो एस्पेक्ट है प्राइम मिनिस्टर मोदी की या इंडिया का, आप कैसे देखते हैं इसको? चीमा साहब, 2 चीजें होती हैं, ये उनके बगैर नहीं हो सकता। एक तो आपके पास ताकत और दूसरा पैसा हो आपके पास। पहले मुसलमान जो थे वो ताकत में थे, जहां जाते थे लूट मार भी करते थे, फिर मस्जिदें भी बनाते थे, सारा कुछ करते थे साथ। फिर उसके बाद आपने मजहब को कारोबार बनाया। आज मैं आपको छोटी सी, मुझे तकलीफ हुई अगले दिन इस बात को देख के, आप ना सिर्फ इनकी मिसाल दें, भारत इस वक्त बंदर बना रहा है, लेकिन बहुत अरसे से यहूदी अमेरिका में एक मूवमेंट उनकी है, बर्थ राइट ट्रैवल। यहूदी बच्चा चाहे अमेरिका में पैदा हो, उसको फ्री टिकट दिया जाता है इजराइल जाने का, जाके अपनी होमलैंड को देखकर। लेकिन हमारे सऊदी अरेबिया के पास यहूदियों से ज्यादा पैसा होगा, लेकिन वो हज और उम्रे के ऊपर भी कारोबार करते हैं, मस्जिदें भी कारोबार है, मदरसे भी कारोबार है। ये अफसोस वाली बात। लेकिन उसमें मैं बताऊं, इस्लाम का जो डाउनफॉल था वो अब्बासियत दौर के बाद डाउनफॉल है। अब्बासियत दौर की तरक्की भी इसी चीज में थी कि वो दूसरे मज़ाहिब की इज्जत करते थे, और वो साइंटिफिक अचीवमेंट्स के ऊपर उनका जोर था। मुख्तलिफ एरियाज के अंदर जाना, वहां से नॉलेज इकट्ठा करके लाना, किताबें लिखने का आर्ट चाइना से लिया उन्होंने, और फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा। लेकिन जिस तरीके से आपने उसके बाद किताबें बंद की हैं, फिर बाद में आपने किताब खोली नहीं। आज मैं दुख के साथ कहूंगा, इस्लाम जिसका पहला लफ्ज इकरा है, लेकिन सारे न पढ़,
ਜਿਹੜੇ पढ़े लिखे ने वो भी कनाडा की PR ਨੂੰ खबर पे भुखे नंगे फराडिए। मैं के साथ कहना चाहूंगा 1.9 बिलियन मुसलमान दुनिया में, मुझे बता दें कौन सा इस्लामिक कंट्री है जिसको कहा जा सके इस्लामिक है। आपका लीडर कौन है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर अपना केस नहीं फलस्तीन का आप ले जा सकते। वह साउथ अफ्रीका लेकर गया, रो खन्ना कल चीखा यहाँ पे अमेरिकन कांग्रेसमैन है फलस्तीन के लिए, लेकिन आप क्यों नहीं बोलते? $5 बहुत स्ट्रॉन्ग, डॉलर और पाउंड की बहुत ताकत है। अब गोरा पाकिस्तान नहीं जाता, आप उसके पास जाते हैं। देखें आप, आपका हर रूलर जो है वो लंदन बेस है, आपका हर जज लंदन बेस है, गोरे को जाने की जरूरत नहीं है। अब आप फोनों पे सारा काम कर देते हैं। देखें लेकिन चीमा साहब ये शिफ्ट है, शिफ्ट होता रहता है, पावर शिफ्ट होती है, पैसा शिफ्ट होता है। कभी सबसे पहले अगले दिन मैंने रोम के बारे में पढ़ रहा था, दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर, पहली सुपर पावर रोम थी सबसे पहले। आज कहां है? कहीं नहीं, नामो निशान भी नहीं, नामो निशान भी नहीं। उनसे अपनी उनके जो अपने पुराने फोर्ट है वो संभालने से कासर है। तो ये शिफ्ट होता रहता है, ये ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। चाइना के हालात देखे, ओपीएम वॉर की हिस्ट्री पढ़ के देखे तो शर्मिंदगी के अलावा कुछ भी नहीं उसमें। हमारे अमेरिका की, मैं भारत की, चीमा साहब मैं दुख के साथ कहूंगा, भारत को एक कॉर्पोरेशन ने टेक ओवर किया है, और जो क्लाइव जो आया था वो 20 साल उसकी उम्र थी, और जो दूसरा आपके साथ ब्रिटिश रूलर उसके साथ आया था निकलसन, उसकी उम्र 17 साल थी। आज मैं अपने देखने वालों को कहूंगा गूगल करके देखें कि ब्रिटिश कितने थे नंबर्स के अंदर, जिन्होंने पूरे महाभारत को कंट्रोल किया। ये पठान कितने थे, ये घोड़ों पे चढ़ के आते थे, जिन्होंने यहां पे आके धज्जियां उड़ा दी लोकल कल्चर की और मजहब की। नंबर में कितने होते थे, और भारत की पॉपुलेशन को किस तरह उन्होंने रौंद के रख दिया नीचे, ज़लील ख्वार कर दिया, हमारी शक्लें तब्दील कर दी, शक्लें तब्दील। मैंने बताया नहीं कि आज तक अब मैं बहसीते पाकिस्तानी, हमें सारा दिन में तीन मिर्गी के दौरे पड़ते हैं। सुबह उठते हैं हम कहते हैं हमारे में, दोपहर को हम गजनवी बन जाते हैं, राती 2 ड्रिंक लाके पंजाबी बन जाते हैं, दिन में 3 दौरे पड़ रहे हैं। आइडेंटिटी का पता ही नहीं है कौन, नो। इस तरीके से पठानों ने मारा हमें आगे। तो चीमा साहब ये दर हकीकत ताकत वाली बात है ना, उनके पास ताकत थी, हम सबमिसिव थे। और उसमें मैं देखता हूं, मैं जो पढ़ता हूं, मैं जैनिज्म के बारे में पढ़ा, बहुत सबमिसिव रिलीजन, बुद्धिज्म के बारे में पढ़ा, वेरी सबमिसिव। वो बारबेरियन आते थे, दरिंदे अपने भाइयों को मार देते थे, बाप की आंखें निकाल देते थे। नॉर्मल इंसान कर सकता है ये? नॉर्मल इंसान अपने बाप की आंखें निकालेगा? इनका हर दूसरा भाई एक दूसरे के गले काटता था। देखें जरा, दे वर नॉट नॉर्मल पीपल, दे वर बारबेरिक। दरिंदगी थी उनके अंदर मेरी नजर में। मैंने आज देख लिया आप अफगानिस्तान में, चीमा साहब 60 साल का बंदा है, 15 साल की लड़की से शादी कर रहा है, कोई नॉर्मल इंसान करेगा? देखें आज आप अफगानिस्तान देखें, जहां से हर बंदा उतरा घोड़े से और हमें जलील करके गया, आज उसकी एक सड़क सीधी नहीं है वहां, एक पुल सीधा नहीं है वहां। नेचर फायर बैक, नेचर बैक फायर करती है। जी मतलब हकीकत ये ताकत की बात है। लेकिन वो पठानों को कोई मसला नहीं है, उनका तो था ही कुछ नहीं, तो वो जैसा कहते हैं ना कि वो चल रहा है। मुसीबत तो ये हम कौन है, आपके मुर्शिद अब आपको तालिबान बनाना चाहते हैं, मसला तो ये है। इमरान खान साहब कहते हैं ये सियासत ही जिहाद है, जिहाद करेंगे। ये हम आए अमर बिन मारूफ पे चले, आए हाथ में तस्बीह पकड़ ली, कहते रियासत मदीना बनानी, और रियासत मदीना वाले भी वहां पे बॉलीवुड बना रहे हैं। वहां पे एमबीएस ने छोड़ दिया सारा कुछ। आपको पता है कि रमजान के लिए उसने स्पेशल इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि किस तरीके से हाउ टू क्वाइटली सेलिब्रेट रमजान। जिस तरह पहले उसको पब्लिसाइज किया जाता था, उसने उसके ऊपर उसके खिलाफ उसने वहां पे कानून पास किए, नए रूल उसने इशू किए इन सऊदी अरेबिया, क्योंकि डरते हैं लोग, डर रहे हैं। वो कहते हैं फॉरेन इन्वेस्टर आए, फॉरेन इन्वेस्टर किस तरह जाएंगे वहां इन सर्कमस्टांसेस में? वो खोलना चाहते हैं हर चीज, आप अभी भी बंद करना चाहते हैं। आप बंद है, आप सबसे पहले जो आपकी चीज बंद है 25 करोड़ की, आपके दिमाग बंद है, आपके दिमाग बंद है। खोलें, खुदा ना खोलें। हुआ यह है कि आपसे अर्ज की थी कि यमन के जो हौसी हैं अंसारुल्लाह जिनका नाम है, ये ईरान की आशीर्वाद और उनकी सपोर्ट के बाद जल्द देर या सवेर बाबुल मंदब वाली कहानी, उसको बंद करने की कहानी, उस पर अमल दरामद का आगाज कर सकते हैं। तो उसका आगाज हो गया है, लेकिन वो सऊदी अरब स्पेसिफिक हुआ है। अगर मैं ये कहूं कि इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी खबर ये है, तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली पूरी दुनिया को मुतासिर करेगा। जो यमन के हौसी हैं, इन्होंने सऊदी अरब की जो नाकाबंदी है बहरी बाबुल मंदब से, उसका ऐलान कर दिया कि सऊदी जो वेसल्स हैं, शिप्स हैं जो तेल लेके जाते हैं, वो यहां से नहीं गुजर सकते। तो यमन के जो हौसी हैं, ये अचानक ऐलान कर रहे हैं कि जी 10-12 साल से सऊदी अरब ने हमें एक्सप्लॉइट किया है और हमारा मुहासरा कर रखा है, तो उसके जवाब में हम जो पॉलिसी है आंख के बदले आंख, उस उसूल के तहत सऊदी नाकाबंदी कर रहे हैं, उनकी वेसल्स यहां से नहीं गुजर सकेंगी। सऊदी जो पोर्ट है इस इलाके में जो बनती है, अगर आप देखें खलीज अदन को,
रेड सी को और ऊपर नहर स्वेज से वो ऊपर चला जाता है मेडिटेरेनियन सी में। तो बड़ी अहम गुजर गया ये, जैसे आपने हुर्मुज़ है वैसे ये दोनों को मिलाया जाए तो दुनिया की 30 से 35% सप्लाई यहाँ से गुजरती है। तो यहाँ जो सऊदी इलाका पड़ता है जिसकी अहम जो सप्लाई का रूट बनता है वो सऊदी पोर्ट है यम्बा या यम्बू में खल कहते हैं, जो लोग सऊदी अरब को जानते हैं मेरी तस्दीक कर दें। माफ़ कीजिएगा, अक्सर जो बैनुल अक़वामी लोगों के नाम हैं या जगहों के नाम हैं वो उस तरह से अगर उनका जो तलफ़ुज़ है वो अदा करने में गलती होती है तो अहबाब निशानदेही कर देते हैं। तो वहाँ का तेल यहाँ से गुजरता है। इराक, कुवैत, यूएई, कतर, मिस्र और दीगर जो अफ्रीकी ममालिक आसपास पड़ते हैं, सूडान वगैरह, जिबूती, उनकी भी ज़ाहिर बात है यहाँ पे उनके लिए भी ये अहम तरीन रास्ता है। तो पहला ऐलान सऊदी अरब के लिए क्यों किया गया है, ये सबसे अहम बात है। और शिकायत 10-12 साल की जा रही है, हालांकि तनाज़ा तो बहुत पुराना है। इससे आप समझें कि ये ईरान का शायद अगला मूव है, अगला पत्ता है सऊदी अरब पर बराह रास्त हमला करने की बजाय, क्योंकि दबाव था पाकिस्तान समेत दीगर दोस्त अरब ममालिक का और दीगर इस्लामी ममालिक का कि आप ये काम ना करें सऊदी अरब के लिए। तो यूं शायद खलीजी ममालिक बिलखसूस सऊदी अरब को यानी इनसर्कल या टारगेट किया जाना है। 4 जुलाई को अब आप पूछेंगे कि अचानक इनके पास इतनी इस्तात कैसे आई कि ये सऊदी अरब की जो शिप्स हैं, वेसल्स हैं तेल लेकर गुजरने वाली, ये भी बताता हूँ कितना तेल यहाँ से आता है, लेकिन कैसे इस्तात आई। ईरान की सपोर्ट उन्हें हमेशा से हासिल रही। उनके जो तर्जुमान हैं इनके हौसियों के या सरी, वो टीवी पे आकर उन्होंने ये ऐलान किया, बाकायदा एक वीडियो पैगाम उनका नशर हुआ है। 4 जुलाई को जो महान एयरलाइन है, जो आपने अब एंगल जो मैंने दिन को आपको बताया था, आपने उस पर गौर करना है। फजलुर रहमान किस पे चढ़ दौड़ा है? जर्नैलों पे। पाकिस्तान ने दिफाई मुआहदा किस मुल्क के साथ किया है आपको पता है। वो कौन सा मुल्क है अब जिसके सारे रास्ते बंद कर दिए गए हैं और जो अब शदीद खतरे में है, और वो मुल्क पाकिस्तान से क्या एक्सपेक्ट करता है ये आपको पता है। और क्या पाकिस्तानी जर्नैल फट्टू बने हुए हैं और अब अपने किए गए वादे पर पूरा उतरने के लिए तैयार नहीं है? ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है अगर आप इसको इस एंगल से देखेंगे, क्योंकि हमें हर एंगल देखना पड़ता है, फिर जाके हमें बात समझ आती है। और मैं इसलिए आपसे कहता हूं कि हमेशा हर एंगल का जायजा लेने के बाद हमें समझना चाहिए कि सूरत हाल क्या है। तमाम एंगल कैसे समझ आता है कि इधर मुल्ला चढ़ दौड़ा है, उधर एक दोस्त मुल्क का नाटका बंद। तो दोस्तों, जैसा कि आपने क्लिप में देखा कि भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल 6 महीने में तीसरी बार सऊदी अरब के दौरे पर हैं। इस दौरान दुनिया सऊदी अरब के शीर्ष नेताओं से मुलाकात की जिसमें विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान और उप विदेश मंत्री सऊद अल साती शामिल हैं। उनकी यह यात्रा मध्य पूर्व में जारी संकट के बीच हुई है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजीत डोभाल सऊदी अरब के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने विदेश मंत्री शहजादे फैसल बिन फरहान से मुलाकात की। इस मुलाकात में उन्होंने ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और समुद्री मार्गों की सुरक्षा सहित क्षेत्रीय स्थिति पर चर्चा की। ठीक है जी। डोभाल की यह यात्रा ऐसे समय में हुई है जब पश्चिम एशिया में तनाव चरम पर है। अमेरिका ईरान युद्ध के कारण हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य पहले से ही बंद है और अब हूतियों ने सऊदी अरब की नौसैनिक घेराबंदी कर दी है। इस कारण सऊदी अरब को भारत आ रहे अपने तेल टैंकर को लाल सागर से वापस बुलाना पड़ा है। वहीं पाकिस्तान और सऊदी अरब के मजबूत होते सैन्य संबंध भी भारत के लिए चिंता की बात है। सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय के अनुसार डोभाल ने सोमवार को रियाद में शहजादे फैसल से मुलाकात की। दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की और दोनों देशों के बीच राजनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए उपायों पर चर्चा की। इस वर्ष डोभाल की सऊदी अरब की तीसरी यात्रा है। मंत्रालय ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर कहा, दोनों पक्षों ने क्षेत्र के ताज़ा घटनाक्रम तथा ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रयासों पर भी चर्चा की। इस बैठक में सऊदी अरब के राजनीतिक मामलों के उप विदेश मंत्री सऊद अल साती भी मौजूद थे। डोभाल की ये यात्रा ऐसे समय में हुई है जब यमन के ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब के खिलाफ समुद्री नाकाबंदी की घोषणा करते हुए बाब अल मंदेब जलडमरू मध्य में सऊदी अरब के जहाज़ों को रोकने की बात कही है। हूतियों का दावा है कि यह कदम
यमन के उनके नियंत्रण वाले क्षेत्रों के बंदरगाहों और हवाई अड्डों की कथित नाकाबंदी के जवाब में उठाया गया। सऊदी अरब ने इस दावे को खारिज करते हुए कहा कि वह अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप अपने जहाज़ों की सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा। अमेरिका और ईरान ने लड़ाई शुरू होने से हॉर्मुज जलडमरू मध्य से अफगान फिर बंद हो गया है। इस कारण भारत के ऊर्जा आयात को तगड़ा झटका लगा है। हॉर्मुज से हर साल दुनिया का 20% कच्चा तेल गुजरता है। इसका बड़ा हिस्सा भारत आता है। हॉर्मुज के बंद होने से भारत में तेल और प्राकृतिक गैस का संकट खड़ा हो गया है। हालांकि सरकार ने अपने ऊर्जा आयात को ग्लोबलाइज कर इस संकट को कम करने की कोशिश की है। पिछले साल पाकिस्तान और सऊदी अरब ने रक्षा समझौता किया था। इस समझौते के तहत एक देश पर हमला दूसरे देश पर हमला माना जाएगा। इस कारण दोनों देशों के संबंध एक अलग स्तर पर पहुंच गए हैं। इससे भारत की चिंता बढ़ गई है, क्योंकि सऊदी अरब न सिर्फ तेल और गैस का एक बड़ा उत्पादक देश है, बल्कि मुस्लिम वर्ल्ड में उसकी ताकत भी काफ़ी ज़्यादा है। भारत और सऊदी अरब के व्यापारिक संबंध भी काफ़ी मजबूत है, जिन पर इसका असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण दौरा है अजीत डोभाल जी का। मतलब कि 6 महीने में तीसरी बार अजीत डोभाल सऊदी अरब में पहुंचे हैं और वहाँ पे बड़ी बड़ी डील्स हो रही है, बहुत सीक्रेट डील्स भी हो रही है। क्योंकि भाई साहब पाकिस्तान के साथ में डिफेंस डील कर रखी है सऊदी अरब ने, तो पाकिस्तान तो भाई मदद के लिए आता नहीं है। ठीक है भाई साहब, बिल्कुल भी नहीं आता। वो जब तक उसको डॉलर नहीं भेजे जाएंगे ना पाकिस्तान को, तब तक वो डॉलर मतलब कि वो मदद के लिए नहीं आएगा। लेकिन भाई भारत के साथ में ऐसा कोई मतलब कि वो ऐसी कोई डील नहीं है सऊदी अरेबिया की कि मतलब कि सऊदी अरेबिया में हमला हो तो भारत मदद करने आएगा। ऐसी कोई बात नहीं है। हम डिप्लोमेटिक वे में मदद कर सकते हैं, लेकिन भाई साहब अपने मतलब कि सैन्य ताकत से मदद नहीं कर सकते हैं भाई साहब, क्योंकि हम किसी के पट्टे में पड़ते नहीं हैं। साफ बात यह है, हमें भाई अपने हित देखने हैं, हमें किसी की लड़ाई में नहीं जाना, क्योंकि भाई भारत को तरक्की करनी है। इकोनॉमी मतलब कि इकोनॉमी को आगे बढ़ाना है, मतलब कि भाई 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना है भारत को। और आगे चल के भाई साहब लक्ष्य हमारा है 20 ट्रिलियन की इकोनॉमी को भाई साहब टच करना है हमें। भाई साहब कुछ भी हो जाए 2050 से पहले ही 20 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनानी है भारत को। तो भाई भारत तो भाई इसी मिशन में लगा हुआ है। लेकिन भाई जिनको भाई सब झड़पें करनी है, झगड़ा करना है, लड़ाइयाँ करनी है, दुनिया में तंगी करनी है, भाई वो करते रहे, चौक से करें। पाकिस्तान की तरह नहीं है भाई सब, जो अपनी सेना को बेच आते हैं कहीं पे भी और पैसा ला लेते हैं, कंटेनर में भर भर के डॉलर पकड़ते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो कम से कम व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कीजिएगा। साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल जरूर बढ़ेगा, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही मनोरंजन बनाते रहें। तो गाइस मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।